कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि तुगलक वंश की स्थापना होती है, उसके बाद तुगलक वंश का धीरे धीरे विकास होता है, फिर धीरे धीरे करके पतन होता है। उसके बाद एक नवीन वंश की स्थापना होती है सैयद वंश की। आज एक क्लास में हम लोग देखते हैं कि सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई या इसमें से कौन से पेपर में प्रश्न निकलते हैं। तुगलक वंश की शासन सत्ता समाप्ति के बाद खान ने 1414 ईस्वी से सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश की स्थापना ये 1414 ईस्वी से सैयद वंश की स्थापना करता खिज्र खां, और ये शासन सत्ता चलती कब तक है? 1451 ईस्वी तक शासन सत्ता चलती है। इस दौरान 1414 ईस्वी से शुरू होकर 1451 ईस्वी तक जो शासन सत्ता चलती है सैयद वंश के, इसमें कुल 4 शासक हुए। 4 शासकों ने शासन सत्ता चलाई। 4 शासकों ने लगभग 37 वर्षों तक शासन सत्ता इनकी चलती है। 37 वर्षों तक। सबसे कम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम शासन सत्ता चलाने वाले सैयद वंश वाले थे। 4 शासक 37 वर्ष, और इनके शासन सत्ता अर्थात इनका साम्राज्य जो है लगभग 200 मील क्षेत्र में फैला हुआ था। 200 मील क्षेत्र में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी। सैयद वंश की स्थापना की। ये खिज्र खां था कौन? हम लोगों ने जब पिछली क्लासों में देखा था तो एक तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, एक आक्रमणकारी था तैमूर लंग, उसका सहयोगी था। खिज्र खां इस तैमूर लंग का सहयोगी था। जब तैमूर लंग वापस अपने देश समरकंद जा रहा था तो इस खिज्र खां को इसने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर में, कहां का? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब ये दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त हो गया। सूबेदार नियुक्त होने के बाद अब भाई तैमूर भी चला गया अपने देश, और ये यहाँ का सूबेदार। इसने देखा कि हमारा साम्राज्य छोटा सा है और ये इस छोटे से साम्राज्य स्वयं को संतुष्ट नहीं रख पा रहा था। इसकी इच्छा थी कि हमारे साम्राज्य की सीमा दूर दूर तक फैली हो। इसने देखा, खिज्र खां ने देखा कि जब तैमूर गया तो दिल्ली सल्तनत भी जो है कमजोर हो चुकी थी, और वहां का भी शासक जो है अपने शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। तैमूर लंग के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन सत्ता जो है कमजोर थी और वो भी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। तो खिज्र खां ने देखा क्यों नहीं इस उचित अवसर का लाभ उठाया जाए। खिज्र खां ने सोचा कि ये सबसे अच्छा अवसर है कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया जाए। इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर ये दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर सैयद वंश की नींव पड़ गई। सैयद वंश की शासन सत्ता प्रारंभ हो गई कि अब यहाँ पर भी सैयद वंश की शासन सत्ता है। ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है कि सैयद वंश के नाम से एक नवीन राजवंश ने दिल्ली पर शासन सत्ता चलाई थी। इसकी जानकारी हमें मिलती है, एक पुस्तक है यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा हुआ है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख एक मुबारक शाही। ये सैयद वंश का जो दूसरा शासन सत्ता चल रही थी, दूसरा शासक था वो मुबारक शाह। उसी के समय में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी तारीख ए मुबारक शाही। इसी किताब से सैयद वंश के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। सैयद वंश की जानकारी के जितने भी स्रोत हैं ये तारीख मुबारक शाही से ही हमको पता चलता है। पता क्या चलता है कि सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। ये सैयद वंश की स्थापना करने वाला खिज्र खां स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया कि रैयत आला की उपाधि से स्वयं को संतुष्ट रखा। रैयत ए आला की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट रखा। यहां से पेपर में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि खिज्र खां के पिता का नाम क्या था, तो खिज्र खां के पिता का नाम था मलिक सुलेमान।
मलिक सुलेमान का पुत्र खिज्र खां सैयद वंश की नींव डालता है, लेकिन सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, बल्कि रैयत आला की उपाधि से ही शासन सत्ता चलाता है। इसने जो सिक्के जारी किए, खिज्र खां ने, शासन सत्ता चलाएगा तो जाहिर सी बात है कि सिक्का भी जारी करेगा। तो सिक्का जब इसने जारी किया तो किसके नाम का जारी किया? तैमूर। तैमूर के नाम का सिक्का जारी किया और इसके पुत्र शाहरुख के नाम का सिक्का जारी किया। अपने नाम से कुछ भी नहीं जारी किया, क्योंकि ये शासक था नहीं, राजा था नहीं, ये प्रतिनिधि था। किसका? तैमूर का। जब तैमूर की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र का प्रतिनिधि था। तो इसने स्वयं को रैयत आला अर्थात ये तैमूर और शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन सत्ता चला रहा था। ये सैयद वंश के जितने भी लोग थे स्वयं को पैगंबर का वंशज मानते थे। सैयद वंश के जितने भी राजा थे स्वयं को क्या कहते थे? हम लोग पैगंबर के वंशज थे, पैगंबर के वंशज स्वयं को मानते। इस सैयद वंश से बहुत ज्यादा प्रश्न निकल के नहीं आता है, केवल बस इतना ही निकल के आता है कि जो इसके बाद के राजा हुए हैं उन्हें मिलाने के लिए दे देता है कि सही क्रम बताइए। जैसे अब खिज्र खां के बाद शासक होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है, सैयद वंश का अगला शासक मुबारक शाह होता है। ये होता कब से कब तक है? 1421 ईस्वी से इसकी शासन सत्ता शुरू होती है और 1433 ईस्वी तक इसकी शासन सत्ता चलती है। उसके बाद अगला शासक होता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सैयद वंश का अगला शासक हो गया। कब से कब तक? 1433 ईस्वी से शुरू होती है इसकी शासन सत्ता और 1443 ईस्वी तक इसकी शासन सत्ता चलती है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन हसन शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक। कभी कभी पेपर में पूछता है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन शाह। ये कब से कब तक शासन सत्ता बैठता है? तो 1443 ईस्वी से ये शासन सत्ता चलाता है, 1451 ईस्वी तक शासन सत्ता चलती है। इसके बाद जो है सैयद वंश की शासन सत्ता समाप्त होती है और एक नवीन राजवंश लोधी वंश की शासन सत्ता प्रारंभ होती है। सैयद वंश के हाथ से शासन सत्ता छूटने के बाद एक नवीन राजवंश लोधी वंश की स्थापना होती है। लोधी राजवंश की स्थापना के साथ साथ ही दिल्ली सल्तनत में ये अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम राजवंश है। इसके समाप्त के बाद ही दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता भी समाप्त हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? लोधी राजवंश। इस राजवंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ज्यों ही बहलोल लोधी ने एक नवीन राजवंश लोधी वंश की स्थापना की तो यहां से एक चीज और हो गया कि इसने तुर्क राजवंश की सत्ता जो है समाप्त कर दी। तुर्क राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई। अब एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना कर दी। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना कर दी। ज्यों ही बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, तुर्क राजवंश समाप्त हो गया, एक नवीन राजवंश अफगान राजवंश की स्थापना कर दी। ये लोधी थे कौन? ये लोधी जो थे ये कौन थे? तो ये अफगानिस्तान के निवासी थे। ये अफगानिस्तान में भी कहां के थे? ये गिलजाई कबीले के थे। गिलजाई कबीले के साहू खेल वर्ग से संबंधित थे। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। ये बहलोल लोधी ने जब दिल्ली सल्तनत पर शासन सत्ता स्थापित की तो तुर्कों का सत्ता समाप्त कर दिया और एक नवीन राज्य अफगान राज्य की स्थापना की। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किसने तुर्कों की शासन सत्ता समाप्त करके एक नवीन राजवंश की सत्ता स्थापित की? तो बहलोल लोधी ने तुर्क राजवंश की सत्ता समाप्त कर एक अफगान राज्य की नींव रखी। बहलोल लोधी के पिता जो थे, बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, इसके पिता थे मलिक काला। ये खिज्र खां के समय में, जो सैयद वंश का संस्थापक था, खिज्र खां के समय में दौराल के राज्यपाल थे। ये दौराल के राज्यपाल थे।
इसके जो पूर्वज हैं, जैसे कभी कभी पेपर पूछता है लोधी वंश के जो कब भारत आए थे, तो लोधी वंश के जो भी थे इसके पूर्वज वो फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत आए थे। फिरोज शाह तुगलक के शासन सत्ता में ये लोग भारत आए थे। और इसका पिता अर्थात बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक जो था, उसका पिता मलिक काला खिज्र खां के समय में दौरान के राज्यपाल थे। ये बहलोल लोधी शल्य क्रिया से जन्म लेने वाला शासक था। शल्य क्रिया से जन्म लेने वाला बच्चा ये बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसने उपाधि कौन सी धारण की? बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर यह बैठता है और एक नवीन राजवंश लोधी वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश की स्थापना हो गई। इसकी शासन सत्ता कब से कब तक चलती है? लोधी वंश की शासन सत्ता शुरू हो गई। ये 1451 ईस्वी से चल के ये 1526 ईस्वी तक चलती है। इस 1451 और 1526 ईस्वी के बीच जो शासन सत्ता इनकी चलती है, 3 प्रमुख शासक हुए। इन लोधी वंश में 3 कुल शासक हुए। मात्र 3 शासक ही लोधी वंश की शासन सत्ता को चलाते हैं। पहला शासक हम लोगों ने देखा बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी जिसने लोधी वंश की स्थापना की 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। 1451 ईस्वी से इसकी शासन सत्ता शुरू होती है और इसकी शासन सत्ता समाप्त कब होती है? 1489 ईस्वी में। इसकी शासन सत्ता 1489 ईस्वी में समाप्त होती है। हम ये देखते हैं कि इसने क्या ऐसा कार्य किया जो कि पेपर में प्रश्न के रूप में उभर के आता है। 1451 ईस्वी में शासन सत्ता स्थापित करने वाला बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जब शासन सत्ता शुरू की तो इसने सबसे पहला कार्य क्या किया कि जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। जौनपुर का जो स्वतंत्र अस्तित्व था यह समाप्त हो गया, अर्थात अब ये जौनपुर इसके अधीनस्थ हो गया। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके अपनी शासन सत्ता वहां पर काबिज की। जौनपुर के जो सूबेदार थे उनको पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। और दूसरा कार्य इसने क्या किया? इसने 1/4 टके के मूल्य के बराबर एक नवीन सिक्का जारी कर दिया। कौन सा सिक्का? बहलोली नामक सिक्का। बहलोली नामक सिक्का इसने जारी कर दिया। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है ये बहलोली नामक सिक्का किस चीज का बना था? तो यह चांदी का सिक्का था। बहलोली नामक सिक्का चांदी का सिक्का था। यह मुगल सम्राट अकबर के समय तक विनिमय का प्रमुख माध्यम था। कौन? बहलोली सिक्का। जो भी कुछ खरीद फरोख्त करना होता था तो लोग इसी बहलोली सिक्के से अधिक करने की कोशिश करते थे। और यहां से एक पेपर में प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल करने वाला कौन सा शासक था? तो बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन सत्ता चलाने वाला बहलोल लोधी था। कितने वर्ष? बहलोल लोधी ने सबसे ज्यादा शासन सत्ता चलाई लंबे समय तक। बहलोल लोधी जो है लगभग 38 वर्ष तक ये शासन सत्ता पर काबिज रहा। 38 वर्ष तक शासन सत्ता चलाया इसने। इसका अंतिम अभियान ग्वालियर के खिलाफ था। ग्वालियर के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था 1487 ईस्वी में। ग्वालियर विजय के बाद ये दिल्ली वापस आ रहा था, दिल्ली लौट रहा था, तो मार्ग में इसको लू लग गई और लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लू एक साधारण सी चीज हम लोग समझते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक रूप जब लेता है तो बहुत ही खतरनाक रूप तरीके से ये पीड़ा पहुंचाता है। बहलोल लोधी को रास्ते में लू लग गई। ग्वालियर विजय के बाद ये वापस आ रहा था दिल्ली में, तो मार्ग में से लू लग गई और ये 12 जून 1489 ईस्वी को 12 जून 1489 ईस्वी को इस बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी मृत्यु से पहले ही अपने दूसरे पुत्र निजाम खां को, दूसरा पुत्र इसका था निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब लोधी वंश का अगला शासक निजाम खां
अब लोधी वंश का अगला शासक होता है सिकंदर लोधी। ये शासन सत्ता कब से कब तक शुरू करता है? तो 1489 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और इसका शासन सत्ता चलती है 1517 ईस्वी तक। वही निजाम खां, इसका मूल नाम था निजाम खां। बहलोल लोधी का यह दूसरा पुत्र था जिसे बहलोल लोधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 16 जुलाई 1489 ईस्वी को यह गद्दी पर बैठता है। 16 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां बहलोल लोधी का पुत्र, निजाम खां जो बहलोल लोधी का पुत्र था, सिकंदर लोधी के नाम से 16 जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। इसकी मां जो जयवंत थी एक सुनार की पुत्री थी, अर्थात ये हिंदू मां के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा सिकंदर लोधी था। तैमूर के आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत की सीमा सिकुड़ गई थी, उसको सर्वाधिक प्रसार देने का कार्य दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उसने सर्वाधिक प्रसार सिकंदर लोधी ने दिया। सिकंदर लोधी व्यापार और कृषि को काफी विकास करना चाहता था, ये इसका उन्नत करना चाहता था। इसने कृषि की माप के लिए एक प्रमाणिक माप शुरू किया। कौन सा? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक माप शुरू किया। इस गज ए सिकंदरी में कितने खाने होते थे? ये 39 खानों वाला जो है एक माप होता था। इसी के माध्यम से जमीन मापी जाती थी। गज ए सिकंदरी मुगल साम्राज्य में भी यह काफी समय तक चर्चित रहा है, काफी समय तक चला। गज ए सिकंदरी के माध्यम से ही लोग भूमि की माप करते थे। मुगल सत्ता स्थापित हो जाने के बाद भी यही प्रमाणिक माप माना जाता था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कर दी। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना कर दी। कई बार यह पेपर में प्रश्न पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई और आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया सिकंदर लोधी ने और इसे अपनी राजधानी बनाया। राजधानी भी इसको अपनी बना लिया। सिकंदर लोधी काफी विद्वान व्यक्ति था, इसलिए वो जो भी शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे उसे काफी प्रसन्न रहता था, काफी उनका आदर सत्कार करता था। ये स्वयं फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। कौन? सिकंदर लोधी फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। सिकंदर लोधी फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। फारसी भाषा में इसने कविता भी लिखी गुलरुखी उपनाम से। सिकंदर लोधी के नाम से नहीं लिखता था, यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि कौन सा ऐसा शासक था जो गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोधी वह शासक था जो फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में गले की बीमारी इसको हो गई, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। अब उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है। यह सिकंदर लोधी का ज्येष्ठ पुत्र है। यह गद्दी पर कब बैठता है? 1517 ईस्वी गद्दी पर बैठता है और शासन सत्ता कब तक चलती है? 1526 ईस्वी में इसकी शासन सत्ता समाप्त होती है। जब वही बाबर आता है, पानीपत के युद्ध में इसे पराजित करता है और इसकी शासन सत्ता समाप्त होती है। अर्थात लोधी वंश साथ में दिल्ली सल्तनत की भी शासन सत्ता समाप्त करके एक नवीन राजवंश के मुगल वंश की स्थापना करता है। हम ये देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न निकल के आते हैं इब्राहिम लोधी से। 22 नवंबर 1517 ईस्वी को 22 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का और साथ में लोधी वंश का ये अंतिम शासक था। इसी के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध इसी के समय में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें यह पराजित होता है इब्राहिम लोधी और दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता का समाप्त होती है। साथ में इब्राहिम लोधी की शासन सत्ता समाप्त होती है।
लोधी वंश की शासन सत्ता समाप्त होती, एक नवीन राजवंश मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत के जितने भी युद्ध रहे हैं, चाहे पहला हो, दूसरा हो या तीसरा, सभी कुछ ना कुछ अलग करने का जो है इतिहास में कार्य किया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। पूरे सल्तनत काल का यह पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक था। कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो इब्राहिम लोधी वह पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोधी कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं है। इसका वाक्य था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं है। इसके कहने का मतलब था कि जो राजा की गद्दी पर बैठ गया वो सभी के लिए राजा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, चाहे उसका सगा हो चाहे उसका दुश्मन हो, सभी के लिए वो समान है। इसका कहने का मतलब था कि राजा का कोई सगा संबंधी अगर न्याय करने बैठा तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इसी वाक्यों से कुछ लोग नाराज हो गए। जैसे इसका चाचा था आलम खां लोधी। आलम खां लोधी ये इससे नाराज था। साथ में पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का सूबेदार कौन? दौलत खां लोधी। ये भी नाराज था। लेकिन इन लोगों की बस की बात नहीं थी कि इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर दें या इब्राहिम लोधी का विरोध करें। इन लोगों ने मौके की तलाश में हमेशा अपना दिमाग लगाए रखा। इब्राहिम लोधी से सीधे सीधे ये लोग टक्कर ले नहीं सकते थे, लेकिन इन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि इब्राहिम लोधी हम लोगों का भी भला नहीं कर सकता, किसी दिन अगर हमने इसका विरोध किया तो ये हमको पराजित कर देगा। इन लोगों ने मौके की तलाश में अपना इधर उधर दूत भेजा और इन्हें मौका कब मिला? मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर जो है मुगल वंश वाला, मुगल वंश का संस्थापक बाबर ये भारत पर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था। उसी समय इन्हें यह मौका लगा, किसे? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को। इन्होंने संदेशा भिजवा दीजिए, कोई बात नहीं, आप आइए और भारत पर आक्रमण करिए, हम आपके साथ हैं। इब्राहिम लोधी को पराजित करिए, हम आपके साथ हैं। बस क्या, फिर क्या था? एक विदेशी बाबर इसी मौके की ताड़ में था। एक छोटी सी सेना लेके वो भारत पर आक्रमण करने पहुंच गया और इब्राहिम लोधी की एक भारी भरकम सेना, इन दोनों सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध छिड़ जाता है। और पानीपत के मैदान में युद्ध छिड़ता है तो इब्राहिम लोधी की सेना पराजित होती। पराजित क्यों होती है? बाबर ने तोपों का प्रयोग कर दिया। तोपों के माध्यम से जो है इसने युद्ध क्षेत्र में निर्णायक बढ़त बना ली। अब जब तक इब्राहिम लोधी की तीर और कमान चलती, तब तक इधर तोप घुमा के धड़ 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 सब मार के गिरा दिए। तोपों का पहली बार भारतीय युद्ध में, भारतीय क्षेत्र में जो कोई भी युद्ध हुआ, तोपों का पहला प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। साथ में बाबर ने एक नई रणनीति के तहत इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण किया। कौन सी नीति थी? रूमी पद्धति, साथ में तुलगमा पद्धति। इस रणनीति के तहत इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। पराजित करने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता समाप्त हुई और लोधी वंश की शासन सत्ता समाप्त हुई और एक नवीन राजवंश मुगल वंश की स्थापना होती है इस पानीपत के प्रथम पराजय के बाद। आज की क्लास में बस इतना ही। एजुकेशन 100% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।